स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, हम एडीओ पर जो है वो आजीविका का पोर्शन अध्ययन कर रहे थे और हम स्व सहायता समूह देख रहे थे। ठीक है, स्व सहायता समूह क्या होती है, इसकी गठन की प्रक्रिया क्या है, पदाधिकारी आदि सभी चीज़ों पर हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी। ठीक, आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे दोस्तों चक्रीय निधि क्या होती है, परिक्रामी निधि। बहुत बढ़िया प्रश्न बना था पिछली बार, तो इस बार भी इससे प्रश्न बनने की संभावना है। दोस्तों, एडीओ की ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहा है सहायक विकास विस्तार अधिकारी की, तो हम गुरुकुल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं पूरा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स। इसमें आपको जितना भी सिलेबस है उसका पूरा वीडियो क्लासेस मिलेगा, सभी के दोस्तों पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड करके कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। इसके अलावा पूरा टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये बहुत ही मिनिमम शुल्क में है 699 में, लेकिन ये ऑफर केवल 27 तारीख दिन रविवार तक उपलब्ध है दोस्तों, 27 अक्टूबर रविवार तक। आप जल्दी कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरुकुल एकेडमी का लिंक दिया हुआ है, लिंक में जाकर आप इसके परचेस कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, तो डेमो भी देख सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा 27 तारीख दिन रविवार तक ही ये ऑफर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सामुदायिक निवेश सहायता। इसके पहले हमने आंतरिक लेन देन पर चर्चा की थी। आंतरिक लेन देन क्या होता है, कैसे दिया जाता है, तो उसी का ही एक पार्ट आप समझ सकते हैं। सामुदायिक निवेश सहायता में जो चक्रीय निधि होती है, जो परिक्रामी निधि होती है, जिसे रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है, वो भी उसी तरीके से ही लेन देन दिया जाता है। वो कैसे होता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, A to Z हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा सामुदायिक निवेश सहायता, इसको बोलते हैं दोस्तों CIS, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। सामुदायिक निवेश सहायता अलग है और सामुदायिक निवेश कोष अलग है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार से ऋण दिया जाता है ना, दो प्रकार से ऋण दिया जाता है। पहला परिक्रामी निधि और दूसरा जो है वो CIF, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश कोष इसको कहा जाता है। इसका दोस्तों मेन हम देखें उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वो स्व सहायता समूह में जो आजीविका के स्रोतों का सुधार करना, आजीविका के स्रोतों का सुधार करना। रिवॉल्विंग फंड, देखिए स्व सहायता समूह जो होते हैं उनके पास फंड ऑलरेडी बहुत कम होता है, और उसके बाद उनको थोड़ा सा अगर स्व सहायता समूह को सपोर्ट मिल जाता है, किसके माध्यम से, चक्री निधि या सामुदायिक निवेश कोष के माध्यम से, तो वो अपनी आजीविका के बेहतर साधन और बना सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। छोटे मोटे उद्योग चालू कर सकते हैं, गृह उद्योग चालू कर सकते हैं। तो इनका उद्देश्य है आजीविका के स्रोतों का जो है वो क्या करना, सुधार करना। दूसरा देखें, गरीबों से भी सबसे गरीब की आय में वृद्धि करना। ठीक है, तो इस स्व सहायता समूह में जुड़े ही वही लोग होते हैं जो सबसे गरीब होते हैं, गरीबों में भी सबसे गरीब होते हैं, वो जुड़े होते हैं। तो उनकी आय में वृद्धि करना इस सामुदायिक निवेश सहायता का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, जिसको भी ये दिक्कत हो दोस्तों कंटेंट की सत्यता पर, क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल में कुछ अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। मैं नहीं कहता कि वो कहाँ से दी जा रही हैं, लेकिन ये आप याद रखिएगा, अगर इसका जो आपको चाहिए तो ये हमारे ऐप में, गुरुकुल एकेडमी का ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। वहाँ पर जो है दोस्तों मैं इसके पूरे PDF जो हैं, जो विहान योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाला था, है ना, उसका PDF, गवर्नमेंट PDF, वो सारा अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। उसी से ही सारी चीज़ें मैंने ली हुई है, इसलिए ये इधर उधर वाली बात है नहीं कि कौन क्या पढ़ा रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इसमें हमको कोई भी डिस्कस नहीं करना है। तो आप देख लीजिएगा, वो गवर्नमेंट की बुक्स हैं, वो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, तो आप उनसे ले लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, खर्चों में कमी लाकर उसके समूह की सूक्ष्म उधार योजनाओं के माध्यम से जोखिम घटाकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जो स्व सहायता समूह हैं उनकी सूक्ष्म छोटे छोटे जो ऋण देते हैं, सूक्ष्म उधार योजनाओं के माध्यम से जोखिम घटाकर
ठीक है, उसमें जोखिम ज़्यादा रहती है। जैसे उन लोगों ने छोटे छोटे करके फंड करके मान लो 5,000 जमा किया, मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, और 5,000 में यदि उन्होंने 3,000 जो है वो क्या दे दिया है, ऋण दे दिया है, और यदि वो गरीब परिवार किसी कारणवश वो नहीं लौटा पाया, तो ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूह के सर्वाइव करने का चांस बहुत कम रहता है। आगे फिर वो गतिविधि कैसे संचालित करे, कैसे कार्य करे, तो उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए सामुदायिक निवेश सहायता उपलब्ध कराया जाता है ताकि जोखिम को घटाया जा सके और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। ठीक है, हो सकता है भाई उसको किसी कारणवश लेट हो गया हो, या किसी कारणवश व्यक्ति है उसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, हमको जो है वो स्वयं सहायता समूह की ओर से सहायता मिलती है, सामुदायिक निवेश सहायता की ओर से फंड मिलता है। उस फंड के माध्यम से फिर वो अपनी गतिविधियां जो है वो संचालित करती हैं। ठीक, इसके माध्यम से 2 प्रकार से दोस्तों ऋण दिया जाता है। एक है चक्रीय निधि। चक्रीय निधि को ही हम कहते हैं रिवॉल्विंग फंड। क्या कहते हैं, रिवॉल्विंग फंड, और इसे ही कहते हैं परिक्रामी निधि। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, चक्रीय निधि, रिवॉल्विंग फंड और परिक्रामी निधि। इसी को ही प्रथम आजीविका अनुदान अंश ट्रेंच भी कहा जाता है। प्रथम आजीविका अनुदान अंश ट्रेंच भी कहा जाता है। और दूसरा होता है सामुदायिक निवेश कोष, CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से ऋण दिया जाता है। तो आज हम जो है ओनली डिस्कस कर रहे हैं किस पर, चक्रीय निधि पर। ठीक है, तो चलिए देखिए चक्रीय निधि। चक्रीय निधि जो है वो उसी को ही परिक्रामी निधि कहते हैं, उसी को ही रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। अब ये चक्रीय निधि क्या होता है दोस्तों, तो चक्रीय निधि को समझिएगा। ये चक्रीय निधि या परिक्रामी निधि क्यों बोलते हैं, ये एक समूह है। इस समूह में दोस्तों ये 10 से 20 जो हैं वो सदस्य होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, 10 से 20 सदस्य होते हैं, और ये है हमारा फंड। ठीक, ये हमारा क्या है, फंड। अब इस फंड में से, ठीक, इस फंड में से ये जो चक्रीय निधि आई, ये फंड के तौर पर आई स्व सहायता समूह के पास। अब इस फंड में से इसको जो है वो क्या दिया गया, ऋण दिया गया। ऋण किस आधार पर देंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऋण दिया गया, अब इसने क्या किया, उस ऋण को लौटा दिया। ठीक है, फिर इस ऋण को लौटा दिया, वापस आ गया ये ऋण फंड में। फिर इस फंड से किसको दिया गया, इसके ज़रूरत के हिसाब से इसको ऋण दिया गया। फिर इससे जो है वो फंड में वापस आ गया, फिर इसको दिया गया, फिर इससे वापस आ गया। तो ये जो चक्र के माध्यम से पूरा क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, ये चक्र के माध्यम से परिक्रामी निधि। तो परिक्रम करना, परि मतलब बाहरी, क्रम मतलब लगातार, क्रम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो परिक्रामी निधि भी बोला जाता है। चक्र के माध्यम से सभी सदस्यों में संचालित होता है, इसीलिए इसको चक्रीय निधि भी बोला जाता है। एक सदस्य को दिया, एक सदस्य ने वापस किया, तो दूसरे सदस्य को दिया, दूसरे ने वापस किया, तो ये चक्र हमेशा चलते रहता है, इसीलिए इसको चक्रीय निधि और परिक्रमी, बाहरी रूप से क्रमिक जो है वो दिया जाता है, क्रम के अनुसार, बाहरी रूप से क्रम के अनुसार दिया जाता है। दोस्तों इसको याद रखना, मतलब इसको दिया और फिर इसी को ही और दे दिया नहीं, फिर ये क्रम के अनुसार जिसको ज़रूरत है उसको, सभी लोगों को इसकी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, तो ये क्रम के अनुसार दिया जाता है, इसीलिए इसको परिक्रामी निधि, इंग्लिश में रिवॉल्विंग फंड भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका उद्देश्य क्या है। अच्छा, इसका उद्देश्य नहीं, ये तो SSG का उद्देश्य है। SSG का उद्देश्य, अगर SSG स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य की बात करें दोस्तों, स्वयं सहायता को ये दिया क्यों जाता है, तो उसका अगर उद्देश्य हम देखें तो स्वयं सहायता समूह का गठन ही क्या किया जाता है, उसके सदस्यों में बचत, आंतरिक लेन देन व स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए SSG का गठन किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, उनके सदस्यों को बचत, छोटे बचत करवाकर, उनको आंतरिक लेन देन विकसित करवाकर, ताकि उनका जो है वो सही टाइम पे सही व्यक्ति को जो है वो पैसा मिल सके, उसका कार्य चल सके और स्वरोजगार की स्थापना हो पाए, इसलिए प्रेरित करने के लिए जो है वो स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। तो यही काम जो है वो इस
इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, यही काम इसके माध्यम से किया जाता है। कैसे? देखिए, चक्री निधि में हम देखेंगे ये दिया क्यों जाता है, क्यों दिया जाता है। तो आंतरिक उधार प्रक्रिया को गति देने के लिए। देखिए, मैंने कहा था ये एसएसजी का जो उद्देश्य है आंतरिक लेन देन, तो ये जो दिया जाता है, अगर हम बात करें चक्री निधि, तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि आंतरिक उधार प्रक्रिया को गति दिया जा सके। ठीक है, फंड इन लोग बहुत कम, क्योंकि गरीबों से भी गरीब परिवार के लोग इसमें शामिल होते हैं, इसलिए फंड कम होता है। और ऐसी स्थिति में जो आंतरिक लेन देन है वो भी सीमित होकर रह जाती है। ठीक है, कुछ 2-4 लोगों को अगर ऋण की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद फंड में कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आंतरिक लेन देन की जो प्रक्रिया है उसको गति देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखें, खाद्य सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करने के लिए, उसके सदस्यों की जो वो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। उपभोग संबंधी, उनको किसी भी प्रकार के उपभोग की आवश्यकता है तो वो जो है वो फंड से, उपभोग मतलब दैनिक जीवन की ज़रूरतें की चीज़ें, ठीक है, जो उपभोग करते हैं, है ना, तो उनकी जैसे आवश्यकता है तो वो क्या कर सकते हैं, उपभोग संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो है वो निधि से क्या फंड ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। और दूसरा, आजीविका संबंधी दोस्तों गतिविधियों के संचालन के लिए, छोटे छोटे जो है वो उद्योग लगाकर अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पापड़, लड्डू वगैरह गांव में बनाकर बेचा जाता है, और भी कई सारे कार्य होते हैं। तो वो आजीविका उनको उपलब्ध कराते हैं, उससे उसको धन की प्राप्ति होती है और वो अपनी आजीविका जो है वो संचालित करते हैं। तो ये 4 आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, आंतरिक उधार प्रक्रिया को गति देने के लिए, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इसके अलावा उपभोग संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और आजीविका संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए या चलाने के लिए जो है वो चक्री निधि दी जाती है। चक्री निधि कितनी दी जाती है दोस्तों? तो ये 15,000 रुपये। पहले जो था वो 10,000 से 15,000 आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेगा। लेकिन अभी जो इसकी बुक है दोस्तों, उसमें स्पष्ट दिया है कितनी दी जाएगी चक्री निधि या परिक्रामी निधि, 15,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है, तो क्या स्वयं सहायता समूह जो बनी है उसको तुरंत ही परिक्रामी निधि दे देंगे, चक्री निधि दे देंगे? ऐसा नहीं है, उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ उसकी पात्रता की शर्तें हैं उसका पालन करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों उसको चक्री निधि दिया जाएगा। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले देखें, ये केवल महिला एसएसजी ही प्राप्त होंगे, ये केवल महिला स्वयं सहायता समूह को ही दिया जाएगा। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में जो स्वयं सहायता समूह गठित होती है उसमें विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से ये केवल महिला स्व सहायता समूह को ही दिया जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक, दूसरा हम बात करें, कम से कम 70% सदस्य बीपीएल परिवार से हों। आप जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह में जो सभी सदस्य हैं 100% सदस्य किसको लेना है? बीपीएल परिवार से लेना है, मतलब गरीब परिवार से आपको लेना है। परंतु क्या होता है, कई बार जो है स्वयं सहायता समूह में पैसों की आवश्यकता रहती है, इसीलिए उसमें छूट दी गई है कि 20 से 30% आप क्या कर सकते हैं, जो एपीएल परिवार है, जो अमीर मतलब बीपीएल परिवार से नहीं है, उससे थोड़ा उच्च स्तर वाले हैं, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं, परंतु वो 20 से 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है वो 70% सदस्य बीपीएल परिवार से ही होगा। कितने प्रतिशत सदस्य? 70% सदस्य जो हैं दोस्तों वो बीपीएल परिवार से ही होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यदि बीपीएल परिवार से 70% सदस्य नहीं है तो ऐसे में ग्राम पंचायत को जो है वो डिसाइड करना पड़ता है कि वाकई में है कि नहीं, ये जानकारी देते हैं। खैर, ये प्रोसेस आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप इतना याद रखिए 70% जो है वो क्या होंगे, बीपीएल परिवार के सदस्य होंगे। ठीक है, तब उनको मिलेगा। इसके अलावा जो पूर्व में चक्री निधि ले चुके हैं, पूर्व में एक बार जो चक्री निधि ले चुके हैं उनको जो है वो अपात्र होंगे। ठीक है, दोबारा चक्री निधि लेने के लिए क्या होंगे? अपात्र होंगे, ध्यान रखेंगे। ऐसे जो स्वयं सहायता समूह है जिनको पूर्व में चक्री निधि दी जा चुकी है वो दोबारा लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
ऐसे स्वयं सहायता समूह जो 3 से 6 माह से अस्तित्व में हो, 3 से मिनिमम 3 महीने तक तो अस्तित्व में रहना चाहिए, मतलब 12 हफ्ते, कितने 12 हफ्ते तो ये अस्तित्व में रहना ही चाहिए। और उसके बाद ही जो है वो क्या होता है दोस्तों, इसका जो है वो ग्रेडिंग होगा, नाबार्ड ने जो स्थापित हुआ है ग्रेडिंग होगा, और ग्रेडिंग के अनुसार 14-15 हफ्ते के पश्चात इसको क्या मिलेगा, चक्री निधि मिलेगी। तो कम से कम 3 माह, अधिकतम 6 माह से अस्तित्व में हो तथा सक्रिय रूप से कार्य भी कर रहा हो, केवल अस्तित्व में हो नहीं, सक्रिय रूप से कार्य भी कर रहा होगा, ठीक है, सक्रिय रूप से कार्य भी कर रहा होगा। तो मिनिमम 12 हफ्ते थे तो अस्तित्व में रहना चाहिए और सक्रिय रूप से कार्य भी करते रहना चाहिए, तभी वो क्या होगा, पात्र होगा। दूसरा नेक्स्ट हम देखें, पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। इसके पंचसूत्र के संबंध में दोस्तों हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया गया था। इसका स्वयं सहायता समूह है जो नियमित साप्ताहिक बैठक करती है, वो नियमित बैठक प्रारंभ हो, चल रहा हो, नियमित साप्ताहिक बचत जो होती है वो बचत की जा रही हो, आंतरिक लेन देन जो है वो किया जा रहा हो उसके सदस्यों के बीच। भाई जो बचत है उसको बचा कर थोड़ी रखेंगे, वो किसी का काम आना चाहिए, तो वो क्या किया जा रहा है, आंतरिक लेन देन किया जा रहा हो। नेक्स्ट, समय पर भुगतान किया जा रहा हो। भाई अब ऋण दिया है तो टाइम पे वो वापस भी आए, ब्याज सहित आए, तभी वो क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो समय पर भुगतान किया जा रहा हो और लेखा पुस्तिका का संधारण, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लेखा पुस्तिका, भाई कितना ऋण लिया गया, किस बैठक में, किस दिन, कितने ब्याज दर पर और कितना वापस आ रहा है, तो ये सारे बैठक में लेखा पुस्तिका का संधारण प्रॉपरली हर दिन किया जा रहा हो। तो ये पंचसूत्र का जो पालन करेगा वही जो है वो चक्री निधि का जो है क्या होगा, हकदार होगा, ठीक। इसके बाद देखें नेक्स्ट, सीआरपी द्वारा प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। इसके सदस्यों द्वारा दोस्तों सीआरपी, कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन वे होते हैं जो सरकार की ओर से जो है वो गठित किए जाते हैं। वे क्या करते हैं दोस्तों, वे इन स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण देते हैं समय समय पर। इनको जो है वो कैसे स्वयं सहायता समूह का गठन करना है, संचालन करना है, इसके अलावा पंचसूत्रों का पालन कैसे किया जाए, ये सारा जो है वो प्रशिक्षण इन लोग देते हैं, सारा ऋण लेन देन से संबंधित जो भी इनको आवश्यकता होती है। तो इनके द्वारा जो प्रशिक्षण है वो इनके सदस्यों द्वारा पूरा कर लिया गया हो, तब जो है वो क्या मिलेगा, चक्री निधि मिलेगी। इसके अलावा बैठक में उपस्थिति 90% या उससे अधिक होनी चाहिए। जो स्वयं सहायता समूह की साप्ताहिक बैठक होती है तो ऐसा नहीं है कि 20 लोगों का समूह है और 2 लोग हर सप्ताह बैठक कर रहे हैं और उनको चक्री निधि मिल जाएगा। उसमें 90% जो सदस्य हैं उनका क्या होना चाहिए, वे मतलब 18 सदस्य मिनिमम जो है वो बैठक में उपस्थित होने चाहिए हर बैठक में। तो ये बैठक में उपस्थिति 90% या उससे अधिक हो। 90% या उससे अधिक मतलब यदि 20 लोगों का समूह है तो ये 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, लेकिन 17 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 90% हो या उससे अधिक हो, ठीक। इसके बाद देखें, वसूली का स्तर 95% होना चाहिए। इसी के विषय में मैं बात कर रहा था दोस्तों। देखिए जो बुक उसमें दिया है उसमें कुछ विशेष क्षेत्रों की बात की गई है, जैसे स्रोत विकास खंड है। स्रोत विकास खंड में वसूली का जो दर है, मतलब जो ऋण दिया जा रहा है, जिसको समझिएगा भाई, इसमें ऋण दिया गया है ना, अब ऋण दिया गया तो ऋण वापस भी आएगा, तो कितना वापस आ रहा है, तो 95% जो है वो वसूली का दर हो, मतलब 95% जो है वापस सुनिश्चित हो, वसूली की जा रही हो, ठीक है। 95% वसूली दर पर जो है वो ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 95% आ गया, उसके बाद फिर दूसरा ऋण दिया गया, फिर 95% आ गया, फिर ऋण दिया गया। मतलब मैं एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि जो समूह का वसूली का दर है वो 95% होनी चाहिए, तभी जो है वो क्या मिलेगा, चक्री निधि मिलेगा। और जो सामान्य और जो है वो उसी पुस्तिका में दिया हुआ है दोस्तों, 100% पुनर्भुगतान होना चाहिए, मतलब 100% वापसी होनी चाहिए, मतलब जो सदस्य दिया है वो 100% उन लोग वापस किए हों,
ठीक है। 95% वसूली का दर होगा, मतलब वसूली जो की जा रही है, मैंने बताया कि 95% की गई, उसके बाद ऋण दिया गया, लेकिन बाद में उसका पुनर्भुगतान है, उसने जो वापस किया वो 100% किया हो बाद में, ठीक है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वसूली का जो स्तर होगा वो 95% होगा, परंतु उसका पुनर्भुगतान जो होगा वो 100% होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बहुत बारीक पॉइंट है दोस्तों, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना। और ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। एसएचजी द्वारा बचत खाता खोला गया हो, स्वयं सहायता समूह द्वारा पैसा जमा करने के लिए बचत खाता खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बचत खाता खोला गया हो। दूसरा, नाबार्ड द्वारा ए ग्रेडिंग में शामिल किया गया हो। तो नाबार्ड ने जो है वो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक, कृषि विकास बैंक जो होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा ग्रेडिंग दी जाती है, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ग्रेडिंग होती है, जिसमें किसी में 80% जो है अंक आना अनिवार्य है, किसी में 60% अंक आना अनिवार्य है। तो नाबार्ड ने जब ग्रेडिंग की तो ये ए ग्रेडिंग में होना चाहिए, जो भी उसका प्रतिशत निर्धारित है कि इससे ज़्यादा हो उतना होना चाहिए। ये ग्रेडिंग दिए जाने के बाद जो है वो चक्री निधि के लिए पात्र होंगे। तो ये नाबार्ड द्वारा जो है वो ए ग्रेडिंग में शामिल होना चाहिए, तब ये जो है वो पात्र होंगे। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर क्या निष्क्रिय एसएचजी को भी रिवॉल्विंग फंड निष्क्रिय है, मतलब जो स्व सहायता बनी थी वो अब बंद हो गई, उसने काम करना बंद कर दिया, निष्क्रिय हो गया, कोई काम उसमें नहीं हो रहा है। तो क्या उनको भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। कब? जब वो पुनर्जीवित हो जाए, जब वो स्वयं सहायता समूह क्या हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा, ठीक है। और पुनर्जीवित होने के पश्चात वो 3 माह तक सक्रिय रूप से कार्य करेगा, ठीक है। वह पुनर्जीवित हो जाएगा और पुनर्जीवित होने के पश्चात वह सक्रिय रूप से कार्य करेगा, मतलब 5 सूत्रों का पालन करेगा, नियमित बैठक, नियमित लेन देन, नियमित बचत, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका वो पालन करेगा, तब उसे भी जो है वो रिवॉल्विंग फंड दिया जा सकता है, ठीक है। रिवॉल्विंग फंड दिया जा सकता है, इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए, अच्छा, अब इसमें देखें अपात्र कौन कौन हैं जो इसके क्या होंगे, अपात्र होंगे दोस्तों। कौन से समूह जो होंगे इसमें अपात्र होंगे, तो ध्यान रखेंगे ऐसे स्वयं सहायता समूह जो महिला और पुरुष दोनों शामिल हों। ऐसे स्वयं सहायता समूह जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों शामिल हैं, वे समूह जो हैं वो इसके लिए अपात्र होंगे। इसके लिए हमने बताया है कि केवल महिला का समूह होना चाहिए, तभी वो पात्र होगा। यदि उस स्वयं सहायता समूह में से कोई भी एक सदस्य एक से अधिक समूहों से जुड़ा हो, ठीक है, उस स्व सहायता समूह का जो कोई सदस्य है, यदि वहां भी वो रजिस्टर्ड है और दूसरे समूह में भी वो जुड़ा हुआ है, दूसरे स्वयं सहायता समूह में, तो वो भी जो है दोस्तों अपात्र होगा चक्रीय निधि का, ठीक है। तीसरा देखें, SGSY से RF स्वीकृत कर दिया गया है। ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है, जो इससे पहले चली थी NRLM से पहले, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत जो पहले से निर्मित स्वयं सहायता समूह हैं उनको रिवॉल्विंग फंड मतलब चक्री निधि स्वीकृत पहले की जा चुकी है। अगर उसको पहले से चक्री निधि स्वीकृत की जा चुकी है तो वो फिर से जो है दोबारा चक्री निधि के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा या महिला कोष द्वारा या किसी भी कोष द्वारा उसको यदि रिवॉल्विंग फंड स्वीकृत किया गया है, कई सारे ऐसे जो हैं वो कार्यक्रम या योजना जो चलती रहती है महिला एवं बाल विकास या महिला कोष द्वारा, यदि उसको चक्री निधि प्रदान कर दिया गया है, स्वीकृत कर लिया गया है, तो वो फिर से चक्री निधि लेने के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है, सामुदायिक निवेश सहायता से, ठीक। इसके अलावा ऐसे स्वयं सहायता समूह जिससे SGSY स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत पूंजीगत अनुदान स्वीकृत की गई हो,
इससे पहले जो स्वयं सहायता समूह था उसे स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत यदि पहले से ही कोई पूंजी अनुदान दी हो, रिवॉल्विंग फंड नहीं, कोई पूंजीगत अनुदान दिया गया हो, तो भी वो जो है वो पात्र नहीं होगा। वह स्वयं सहायता समूह जो है वो चक्रीय निधि के लिए पात्र नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका स्पष्ट हो गया है दोस्तों। ये पूरा जानकारी एक एक इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत ढंग से नोट कीजिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम जो है वो चर्चा करेंगे और क्या क्या परिस्थितियां हैं, इसके बाद जो है वो NRLM के सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, इसकी जांच कैसे की जाती है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो इसे एक बार जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये थोड़ा सा जो पार्ट हमारा और है इसी में ही कि जो रिलीफ फंड दिया गया है, रिवॉल्विंग फंड दिया गया है, चक्रीय निधि दिया गया है, उस चक्रीय निधि का सही तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? तो यही जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ADEO, वही इसका जो है वो मेन कार्य है कि ये जो रिवॉल्विंग फंड चक्रीय निधि दिया जा रहा है उनकी जांच ADO द्वारा या क्षेत्रीय समन्वयक द्वारा किया जाता है कि वो सही तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि उसमें कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। क्या क्या जांच करते हैं तो देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप ADO की तैयारी कर रहे हैं और ADO जो है वो उनका कार्य जो है ये चक्रीय निधि की जांच करना होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। केवल यही कार्य नहीं होता, उसके बहुत सारे कार्य हैं, परंतु इसका जांच जो है वो ADO या क्षेत्रीय समन्वयक द्वारा जो है वो किया जाता है। क्या ये फंड दिया गया तो उस जो समूह है, उस समूह में सबसे ज़्यादा जो गरीब है, गरीबों में भी गरीब, उसको प्राथमिकता दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसकी जांच की जाती है। आवश्यकता के आधार पर वितरण, मतलब जो गरीब में से जो गरीब हैं उन गरीबों में भी क्या कि किसकी आवश्यकता क्या थी, जो आवश्यकता वही प्राथमिकता और आवश्यकता सेम, किसकी क्या आवश्यकता थी, मतलब किसी को स्कूल की फीस पटानी थी, किसी को शादी ब्याह के लिए चाहिए, या किसी को जो है वो किसके लिए चाहिए, बीमारी के इलाज के लिए चाहिए। तो ये जो आवश्यकता के आधार पर वितरण किया गया है कि नहीं किया गया है, इसकी जांच करना। वितरण आवश्यक, भाई आपने जो है वो चक्रीय निधि ले लिया है, चक्रीय निधि ले लिया, वो बैंक के माध्यम से बैंक में आ गया है और आप उसका वितरण ही नहीं कर रहे हैं, वो बैंक में ही पड़ा हुआ है, तो इसकी भी जांच सुनिश्चित करता है कि उसमें जो है वो समूह के सदस्यों को वो पूरा प्रॉपर उसमें वितरण किया जाए, उसको ऋण दिया जाए, उसमें समूह में ये क्या हो, सर्कुलेट हो, चक्रीय रूप में घूमते रहे, सभी लोगों की जरूरत पूरा हो और सभी उसको पटाए भी। तो ये वितरण आवश्यक है, ऐसा नहीं कि वो बैंक में लिया गया और बैंक में ही वो पड़ा है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि समूह के जो कई लोग होशियार रहते हैं, तो समूह के जो 2-3 सदस्यों तक ही वो चक्रीय निधि सीमित न रह जाए कि बार बार उन्हीं लोग को दिया जा रहा है, एक बार उन्हीं लोग लिए, फिर दूसरा लिया, फिर वही लिया, फिर दूसरा लिया। तो इस प्रकार से 2 या 3 लोगों को इसको सदस्यों में सीमित न रह जाए, इसका लाभ सभी को मिले, इसकी जांच की जाती है ADO या क्षेत्रीय समन्वयक के द्वारा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद देखिए चक्रीय निधि की ब्याज दर, चक्रीय निधि जो दिया गया है वो अब सदस्यों को वो दिया जा रहा है, तो उसकी ब्याज दर क्या होनी चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेगा? स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? स्वयं सहायता समूह निर्धारित करेगी कि कितना ब्याज दिया जा रहा है, कितना ब्याज लगेगा, क्या स्थिति होगी। इसके अलावा ऋण की वापसी, तो ऋण की वापसी कैसे होगी, कितने किस्त में होगी, इसका भी निर्धारण स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है, परंतु ये 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। उसको जो ऋण दिया गया है उसका समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कितने किस्तों में करेगा वो डिसाइड करेंगे, लेकिन समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा ऋण भुगतान क्षमता, मतलब जिसने ऋण लिया है वो कितना ऋण पटा सकता है, कितना महीना उसके कितने महीने में वो कितना किस्त उसका आएगा, इस ऋण भुगतान क्षमता का भी जो है निर्धारण कौन करेगा? स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा, है ना। जैसे भाई उसने मान लो 12,000 लोन लिया,
स्वयं सहायता समूह से ऋण लिया, अब उसको आपने बांध दिए कि 3-3 हज़ार का आप 4 किस्त पटा दीजिए, तो इसकी क्षमता ही नहीं है इतना पटाने की, तो वो कैसे, उसकी क्षमता है कि भाई वो 1,000 रुपया प्रति माह देगा। तो इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है कि उसकी कितनी क्षमता है, क्योंकि वो एक दूसरे की परिस्थिति से भली भांति परिचित रहते हैं कि उनके घर में कहाँ से आजीविका स्रोत है कि नहीं, वो पटा पाएगा कि नहीं। तो इस वजह से इसका निर्धारण भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य ही आपस में चर्चा करके निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था स्वयं सहायता समूह में चक्रीय निधि। इसके और भी पार्ट आएंगे, जैसे सामुदायिक निवेश निधि क्या होती है और बैंकों से ऋण लेने का और क्या प्रक्रिया है, उन सभी पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से आज की क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।